हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड सामाजिक में, जो कि 2025 में बोर्ड पेपर में जो सवाल आए थे। आज हम उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारे पास है पहला क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। मतलब कि इटली, मतलब कि इसके अध्यक्ष कौन थे। इटली का एकीकरण हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें दे रखे में ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर ए है नेपोलियन ऑटोबान विस्क्रम, तीसरा है जेसोपी गेरिबाल्डिंग और डी है विलियम प्रथम। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट मोड पर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जेयूसेपी गेरिबाल्डी। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है। मतलब कि कौन सा अवगुण है, मतलब कि कौन सा इसमें से लोकतंत्र का गुण नहीं है। ठीक है, तो इसमें रखे हमें 4 विकल्प। ऑप्शन नंबर ए है धनी व्यक्तियों का शासन, बी है दलों में व्यक्तिवाद, सी है बहुसंख्यकों की प्राथमिकता और ऑप्शन नंबर डी है यह सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी लोकतंत्र का गुण नहीं है, ये सब लोकतंत्र के अवगुण हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से जैव साधन कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इसमें पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पशुपालन जो है वो जैव साधन है, मछली पालन भी है, लेकिन विद्युत वो है वो नहीं है, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये 4 विकल्प में दे रखे होंगे पेपर में। तो मतलब कि पशुपालन तो जैव साधन है, अब मछली पालन भी जैव साधन है, लेकिन विद्युत एक जैव साधन नहीं है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब जैव साधन उसे कहते हैं जिस हम, मतलब कोई भी हम काम करें उससे हमें पैसे मिलें, उसे ही हम जैव साधन कहते हैं। मतलब कि जिससे हमारा जीवन सही तरीके से चल सके उसे हम जैव साधन कहते हैं। जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके उसे ही जैव साधन कहते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है। उसमें पूछा था अवगुण, इसमें पूछा है गुण। तो ऑप्शन दे रखे हैं 4। देशभक्ति की भावना, क्या दे रखा है, देशभक्ति की भावना, राष्ट्र चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार और ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यह सभी जो है वो एक लोकतंत्र के प्रमुख गुण हैं। देशभक्ति की भावना, राष्ट्र चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे ये कि ओटोवान विश्वकर्मक का संबंध कौन से देश से है। ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, फ्रांस, इटली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। मतलब कि जर्मनी की ओटोवान विश्वकर्मा जर्मनी के चांसलर थे, उनकी नीति थी रक्त एवं लोहे की नीति। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे देखा है कि सरकार के विभिन्न अंग हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, तो इसको देखा है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये है सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वर्ष 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो ऑप्शन नंबर दे रखे 4। असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कभी करेक्ट है। असीमित राजतंत्र को हम निरकुंश राजतंत्र भी कहते हैं। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास ये है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 वैध शासन, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन, ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये है सभी।
मतलब कि एक लोकतंत्र से संबंधित होंगे वो होंगे बेस शासन होना चाहिए, पारदर्शी शासन होना चाहिए और उत्तरदायी सरकार भी होनी चाहिए। मतलब कि अपनी जनता के लिए सरकार को मतलब कि खड़े रहना चाहिए, जनताओं की समस्याओं को सुनना चाहिए, इसका ही मतलब होता है उत्तरदायी सरकार। तो इसका आंसर होगा करेक्ट ये सभी। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि हीराकुंड बांध किस नदी में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर दे रखे 4, महानदी, सतलुज नदी, चेनाबा, चंपल। तो इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये महानदी ओडिशा में है, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि ये महानदी कहाँ है, तो ये है ओडिशा राज्य में, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपना आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो है ये कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4, ए है वर्ष 1688, 1789, सी है 1939 और डी है 1914। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी है 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति की स्थापना हुई थी, या फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, इसके राजा थे लुई 16, मतलब लुई 16। ठीक है, और ये फ्रांस की क्रांति जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो ये है हमने 10 क्वेश्चन, मतलब कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 10 जो कि हमने किए, और ये हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर हम आपको मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे एसएसटी के ही। ठीक है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि बच्चा कहाँ तक याद करेगा, बहुत क्वेश्चन बनते हैं एसएसटी के। हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो कि पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। धन्यवाद।